दोस्तों, ये है एनसीईआरटी ज्योग्राफी की 7th क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 2 इनसाइड आवर अर्थ, यानी कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, उसी के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये इनसाइड आवर अर्थ ऑलरेडी हमने 6th क्लास की बुक में भी पढ़ा था, लेकिन आज हम इसको और भी ज़्यादा डिटेल में जानने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन से टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। तो शुरू में हम पढ़ेंगे इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ के जो की फैक्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा नज़र डालेंगे। फिर हम लेयर्स ऑफ द अर्थ, यानी कि हमारी पृथ्वी के अंदर जो लेयर्स बनी हुई हैं अलग अलग, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और उनके सब पार्ट्स को भी देखेंगे, जैसे कि क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, कोर हो गया, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे हाउ टेक्टोनिक प्लेट्स मूव, जो कि टेक्टोनिक प्लेट्स आपको पता है हमारी धरती के ऊपर बनी हुई हैं, वो किस तरीके से मूव करती हैं। फिर हम देखेंगे हाउ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म्ड। फिर रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर हम टाइप्स ऑफ रॉक्स देखेंगे, जैसे कि इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इन रॉक्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और इनके जो टाइप्स हैं अलग अलग, जैसे कि इग्नियस के हो गए इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स, उसके बाद सेडिमेंट्री के क्लास्टिक एंड केमिकल एंड ऑर्गेनिक रॉक्स, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन फिर रॉक साइकिल। इस तरीके से पूरा का पूरा टॉपिक्स होने वाले हैं। लास्ट में सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाने हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले हम देखते हैं कि की फैक्ट्स, यानी कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ के जो की फैक्ट्स हैं उनके बारे में। तो हमारी धरती जो कि एक ओनियन है, जैसे कि कोई प्याज होती है, जैसे ओनियन होती है, उसकी लेयर्स होती है ना, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, उसी तरीके से हमारी धरती भी क्या है, बहुत सारी लेयर्स में बनी हुई है। जैसे कि इस तरीके से ओशियनिक क्रस्ट, कंटिनेंटल क्रस्ट, यानी कि क्रस्ट है सबसे ऊपर, उसके बाद आपका मेंटल है, उसके बाद कोर है। इस तरीके से बहुत सारी जो लेयर्स हैं उससे बनी हुई है। अच्छा, ये जो लेयर्स जो बनी हुई है हमारी धरती में, इसका पता कैसे चला? क्योंकि इतना अंदर तो हम धरती में जा नहीं सकते हैं कि भाई देख सकते हैं कि कितनी तरीके की लेयर है। तो इसको पता लगाने के लिए हमारी जो सीस्मिक वेव्स जो बनती हैं, जब भी कोई अर्थक्वेक आता है किसी जगह पर, तो वहाँ पर सीस्मिक वेव्स उठती हैं। उन वेव्स से हमको पता चला कि किस तरीके से हमारी धरती अंदर से सॉलिड है, लिक्विड है, कहाँ पे लिक्विड है और कहाँ पे सॉलिड है। तो जब ये वेव्स चलती हैं, जैसे कि मान चलो ये एपी सेंटर है जहाँ पे अर्थक्वेक आया था, तो वहाँ से वेव्स उठती है। तो उसमें क्या है, पी वेव्स एंड एस वेव्स निकलती हैं। तो उनका जो एंगल है वो कुछ इस तरीके से बनता है, जैसे कि ऊपर आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो एरिया है यहाँ पे पूरी तरह से बनता है। अगर ये यहाँ पे धरती अंदर से भी हमारी ठोस ही रहती तो ये सीधी निकल जाती, लेकिन कोई भी वेव्स क्या है, अंदर का जो स्ट्रक्चर है हमारी धरती का, उसकी वजह से डेविएट करती हैं, अपनी डायरेक्शन से चेंज हो जाती हैं। इसी की वजह से हमको पता चला कि हमारी धरती किस तरीके से कहीं पर लिक्विड स्टेज में है तो कहीं पर सॉलिड स्टेज में है। ये जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। जो सीस्मिक वेव्स है इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले वीडियोज में। अभी के लिए बस इतना ही समझ लो, जो अर्थक्वेक की जो सीस्मिक वेव्स हैं उनकी वजह से हमको पता चलता है कि हमारी धरती के अंदर बहुत सारी लेयर्स बनी हुई हैं, जैसे कि ओनियन की जो लेयर्स होती हैं, ऐसे ही कुछ लेयर्स हमारी धरती के अंदर बनी हुई है। तो हमारी धरती के अंदर जो सबसे डीपेस्ट जो अभी तक कोई भी माइन खोदी गई है वो 4 किलोमीटर तक खोदी गई है। ये है साउथ अफ्रीका के अंदर। और जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अभी तक 6 किलोमीटर तक का कोई गड्ढा खोदा है, इस जो ऑयल निकालने के लिए, जो जमीन से जो ऑयल निकलता है उसको निकालने के लिए अभी तक मैक्सिमम 6 किलोमीटर तक अंदर गए हुए हैं। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या हम धरती के बीचों बीच में जा सकते हैं इस तरीके से गड्ढा करके? आंसर है नो, बिकॉज धरती के अंदर इतना गहरा जाना बहुत ही इम्पॉसिबल है। क्योंकि धरती के अंदर जितना जितना हम अंदर जाते रहेंगे, गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी और इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी एक टाइम पर कि वहाँ पर हमारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट कुछ भी काम आने वाला नहीं है, सब कुछ गल जाएगा। जैसे कि हमारा सन का जो टेम्परेचर रहता है, धरती के अंदर भी लगभग उतना ही टेम्परेचर रहता है। जब बिल्कुल एकदम बीचों बीच में पहुँचोगे आप धरती के में, तो वहाँ पर भी क्या है, इतना ही टेम्परेचर देखने के लिए मिलेगा। अगर बाय द वे आपको धरती के अंदर जाना भी हो तो ऑलमोस्ट 6000 किलोमीटर तक का आपको गहरा गड्ढा करना पड़ेगा, तभी आप धरती के बिल्कुल सेंटर में पहुँच पाओगे, जो कि बिल्कुल अगेन इम्पॉसिबल है। अभी हम देखते हैं लेयर्स ऑफ द अर्थ, यानी कि धरती जितनी भी लेयर से बनी हुई है। तो सबसे जो आउटर लेयर है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, सबसे बीच वाली को मेंटल बोलते हैं और सबसे अंदर वाली को कोर बोलते हैं। कोर के भी 2 डिवीजन्स हैं, एक आउटर कोर है, एक इनर कोर है। इस तरीके से जो लेयर्स में बटी हुई है हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी, इन लेयर्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं अभी। तो इस पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे होंगे सबसे टॉप लेयर है जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं। ये क्रस्ट क्या, ओशियनिक क्रस्ट इधर है अपनी ओशियंस के अंदर, इसकी पतली लेयर है, जैसे कि आप इस ग्रे कलर में आप देख पा रहे होंगे। यहाँ ऊपर ब्लू कलर में पानी है और जो डार्क ग्रे कलर में है ये अपनी क्रस्ट है। ये ओशियन के अंदर पतली हो जाती है, जबकि कंटिनेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा मोटी रहती है जो क्रस्ट रहती है। उसके बाद मेंटल आ जाता है, मेंटल की भी सब डिवीजन है। सबसे टॉप वाली को एस्टिनोस्फीयर बोलते हैं। उसके बाद आउटर कोर है, ये लिक्विड फॉर्म में रहती है और जो इनर कोर है वो सॉलिड फॉर्म में रहती है। इस तरीके से पूरी की पूरी धरती को हमने 3 तरीके की जो लेयर्स हैं उसमें डिवाइड करके रखा हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं क्रस्ट को, जो टॉप लेयर है हमारी धरती की। ये
सरफेस लेयर रहती है और ये सबसे पतली भी रहती है। अगर तीनों लेयर्स में कंपैरिजन किया जाए तो ये सबसे पतली लेयर रहती है। इसकी मोटाई 35 किलोमीटर है, यानी कि 35 किलोमीटर तक की इसकी मोटाई है कंटिनेंट में। कंटिनेंट इन द सेंस जहां पर हम लोग रहते हैं, जो कि सथल एरिया है, वहां पर 35 किलोमीटर है। और जो ओशियंस है, जो पानी से भरा हुआ हमारा हिस्सा है, वहां पर इसकी मोटाई कम हो जाती है और केवल 5 किलोमीटर वहां पर अपनी क्रस्ट की मोटाई बचती है। ये जो बनी हुई होती है कंटिनेंट के अंदर, ये सिलिका और एल्यूमिना से बनी हुई होती है पूरी की पूरी क्रस्ट, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सियाल के नाम से भी जानते हैं, सिलिका एंड एल्यूमिना। उसके बाद ओशियनिक जो क्रस्ट है, जहां पर ओशियंस हैं, जैसे कि मैंने बताया, जहां 5 किलोमीटर इसकी मोटाई है बस, वहां पर ये जो क्रस्ट है वो बनी हुई होती है सिलिका एंड मैग्नीशियम से, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीमा के नाम से भी जानते हैं। इस पिक्चर के अंदर भी आप देख पा रहे होंगे, ये अपना कंटिनेंटल क्रस्ट है, बहुत ज़्यादा मोटी है यहाँ पर। और जो येलो कलर की आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ओशियनिक क्रस्ट है, ये सिर्फ 5 किलोमीटर की है और यहाँ पे 35 किलोमीटर तक की ऊंचाई रहती है इसकी। इस तरीके से पूरा का पूरा ये अपना क्रस्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी हम मेंटल देखते हैं। मेंटल इसकी सेकंड लेयर है। हमारी धरती के अंदर आप ऊपर से अगर इन करोगे तो सबसे ऊपर वाली हो जाएगी क्रस्ट और उसके नीचे आएगी पूरी की पूरी मेंटल। ये मेंटल जो लेयर है वो सबसे बड़ी लेयर है, यानी कि 2900 किलोमीटर तक की ये जो लेयर प्रेजेंट रहती है। और हमारी धरती के अंदर आप गहराई में जाओगे, अगर ऊपर से हम नापते हैं तो 35 किलोमीटर तक तो अपना क्रस्ट हो गया। उसके बाद मेंटल आप देख पा रहे होंगे कितनी बड़ी लेयर है, ये अपना 2900 किलोमीटर तक लेयर फैली हुई है ऊपर से। ये सबसे थिकेस्ट लेयर है। अगर तीनों लेयर में कंपेरिजन किया जाए तो ये सबसे मोटी लेयर है। और ये सेमी सॉलिड है और विस्कस लेयर है, यानी कि जितनी भी इसके अंदर रॉक्स है, यानी कि जो रॉक्स हैं वो पूरी की पूरी पिघल जाती हैं और ये एकदम से लिक्विड फॉर्म टाइप में आ जाती है, यानी कि सेमी सॉलिड। इतना ज़्यादा लिक्विड भी नहीं बोल सकते हम, तो ये सेमी सॉलिड टाइप में आ जाती है, जिससे कि जिसका जो लावा टाइप में जैसे कि निकलता है ना अपना, जब कोई भी वोल्केनिक एरप्शंस होता है तो उस तरीके का जो लावा रहता है वो पूरा का पूरा मेंटल लेयर से ही आता है। तो ये जो मेंटल लेयर के अंदर एक प्रकार से लावा भरा होता है और जो रॉक्स हैं वहाँ पर पिघल जाती है। इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है जिसकी वजह से अंदर का जो टेम्परेचर की वजह से पूरी की पूरी रॉक्स जो हमारी रहती हैं जो वो सब पिघल जाती है। और ये पूरा का पूरा जो सेमी सॉलिड जो विस्कस फ्लूइड है ये पूरा का पूरा मोशन में रहता है, यानी कि ये घूमता रहता है चारों तरफ। और सबसे जो टॉप लेयर होती है मेंटल की, उसको हम एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। और ये जो लेयर है ये थोड़ी वीक होती है, जिसकी वजह से यहाँ से डक्टाइल भी होती है, यानी कि इसमें से बहुत सारी नलिकाएं निकल के बाहर आ जाती है हमारी क्रस्ट पे, जिसकी वजह से जितने भी जो आपके वोल्केनोज होते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, वो इसी में से पूरा का पूरा लावा निकाल के बाहर आके फेंक देते हैं। इसके सब डिविजन्स की बात करते हैं तो कुछ अपर मेंटल बोलते हैं और नीचे वाली को हम लोअर मेंटल बोलते हैं। अपर मेंटल में लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर एंड ट्रांजिशन जोन, इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। और जो लोअर मेंटल है उसके अंदर मीजोस्फीयर एंड डी डबल प्राइम लेयर, इस तरीके से पूरा का पूरा ये यहाँ पे आपको मेंटल का सब डिविजन्स देखने के लिए मिल जाएंगे। जो अपर मेंटल है इसका मैंने बता दिया, लिथोस्फीयर है जो हार्ड रहती है, यानी कि लिथोस्फीयर उसको बोलते हैं जिसमें हमारी जो रॉक्स सरफेस है, जो सरफेस एरिया है जो रॉक्स का, वो हार्ड बना रहता है। ये क्रस्ट के साथ जुड़ी रहती है लिथोस्फीयर, लेकिन ये मेंटल की लेयर है। उसके बाद एस्थेनोस्फीयर आती है। एस्थेनोस्फीयर क्या है, थोड़ी डक्टाइल रहती है और ये बहुत ज़्यादा हल्की रहती है, यानी कि इसमें से आसानी से कोई भी जो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं वो आसानी से हो जाते हैं। और सबसे निचली जो लेयर होती है इसकी अपर मेंटल की, वो ट्रांजिशन जोन होता है, जिसमें सीस्मिक डिस्कंटिन्यूटीज देखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि जो जब भी कोई अर्थक्वेक आता है तो उसके अंदर सीस्मिक वेव्स निकलती हैं। तो जो वेव्स जो होती है, ये इस पिक्चर के अंदर भी आपको दिखाया था मैंने, वहाँ पर डिस्कंटिन्यूटीज देखने के लिए मिलती है। ये लिक्विड स्टेज होने की वजह से ही होता है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर सॉलिड फॉर्म में रहती है, उसके बाद धीरे धीरे अंदर जाते चले जाएंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो सीस्मिक डिस्कंटिन्यूटी इस लेयर के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। उसके बाद जो लोअर मेंटल होती है उसके अंदर सबसे जो ऊपरी होती है उसको मीजोस्फीयर बोलते हैं, और सबसे अंदर मेंटल का जो पार्ट रहता है उसको हम डी डबल प्राइम लेयर बोलते हैं। यहाँ पर भी क्या है, सीस्मिक वेव्स के काफी ज्यादा चेंज देखने के लिए मिल जाता है, जो डी डबल प्राइम लेयर के नाम से जानते हैं। लोअर जो मेंटल होती है उसकी भी सबसे निचली जो लेयर होती है उसको हम डी डबल लेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी नंबर आता है कोर। कोर यानी कि सबसे अंदर वाला जो हिस्सा होता है हमारी पृथ्वी का, उसको हम कोर बोलते हैं। इस पिक्चर के अंदर को देखोगे तो ये आउटर कोर हो गया और इसके अंदर हो गया इनर कोर। इनर कोर हमेशा सॉलिड स्टेज में रहती है और आउटर कोर लिक्विड स्टेज में रहती है। ये दोनों की दोनों जो कोर है वो पूरा का पूरा हमारा बना हुआ है निकेल और आयरन से, यानी कि इसमें आयरन फ्लो करता है। अब जब ये लिक्विड स्टेज में रहती है तो हमारा जो आयरन है वो इधर घूमता रहता है। इस घूमने की वजह से ये जो आयरन है, इसके घूमने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, और जो वो करंट प्रोड्यूस होता है उस करंट की वजह से हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है,
जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, इस तरीके से पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड बहुत दूर तक हमारे स्पेस तक जाता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जितना भी जो सोलर वेव्स आती हैं उनको हमारी पृथ्वी को उनसे हमारा पूरा बचाव करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा पूरा का पूरा, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही हमारी पृथ्वी बहुत चीज़ों से बची हुई है। जो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ जो सोलर विंड्स चलती हैं उनसे हमको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर देती है। ये जो अपनी अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है इसी की वजह से हम पूरी की पूरी तरह से बच जाते हैं। कोर बनी हुई है निकेल और आयरन से, जिसको हम नाइफ भी बोलते हैं, और ये इसकी जो मोटाई है 3500 किलोमीटर तक मोटाई होती है इसकी। ये जो आउटर कोर हो गया, इनर कोर हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मोटाई है इसकी वो 3500 किलोमीटर के समथिंग है। और इसके अंदर जो कोर होती है इसके अंदर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों चीज बहुत ज्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से जो इनर वाला जो पोर्शन होता है इसका ये इतना डेंस हो जाता है कि ये टेम्परेचर होने के बाद भी ये क्या है, सॉलिड स्टेज में रहता है, लिक्विड स्टेज में नहीं रहता है। जो इनर कोर रहता है, इनर कोर के अंदर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर दोनों चीज ही ज्यादा रहती हैं, यानी कि ज्यादा प्रेशर की वजह से ये लिक्विड स्टेज में नहीं आ पाता है। लेकिन इसका जो टेम्परेचर रहता है, जो साइंटिस्ट बताते हैं कि इसका जो टेम्परेचर रहता है, जो हमारा जो सन का जो सरफेस का जो टेम्परेचर रहता है लगभग उतना ही इसका भी टेम्परेचर रहता है इनर कोर का, लेकिन फिर भी ये क्या है, सॉलिड स्टेज में बनी हुई है। इसमें मेटेलिक मूवमेंट की वजह से ही मैंने जैसे कि बताया कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, अगर इसके अंदर आयरन नहीं होता तो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड हमारी अर्थ के चारों तरफ नहीं रहता और इस धरती के ऊपर जीवन की संभावना भी मुश्किल रहती। अब हम देखते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट को। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारी जो अर्थ की जो मिडिल लेयर है, जिसको हम मेंटल बोलते हैं, वो एक विस्कस फ्लूइड से बनी हुई होती है। वहाँ पर जितनी भी जो रॉक्स है वो पूरी की पूरी मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी कि पूरी पूरी लिक्विड फॉर्म में रहती हैं और यहाँ पे मूवमेंट होते रहते हैं। कहीं पे इस तरीके से मूवमेंट देखने के लिए मिल जाएंगे तो कहीं पे इस तरीके से मूवमेंट देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस तरीके से पूरे के पूरे मूवमेंट्स की वजह से हमारी पृथ्वी के ऊपर जो टेक्टोनिक प्लेट्स बनी हुई होती है, जो हमारी जो क्रस्ट है वो उस टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बनी हुई होती है पूरी की पूरी, तो वहाँ पे पूरे के पूरे मूवमेंट्स होते हैं। इन मूवमेंट्स की वजह से ही ये जो मेंटल के अंदर जब ये फ्लूइड मूव करता है, इस मूव की वजह से प्लेट भी मूव करती है इसके साथ साथ। तो कहीं पर क्या है, गड्ढा बन जाते हैं हमारी पृथ्वी पर, कहीं पर बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो अर्थ की जो जियोलॉजी है, वो इसी के ऊपर पूरी की पूरी डिपेंडेंट रहती है। हम कुछ रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में जानते हैं। हमारी पृथ्वी के ऊपर 3 तरीके की रॉक्स मेनली मिलती हैं। जो चट्टानें हैं हमारी धरती पर वो 3 तरीके की मिलती हैं। पहली है इग्नियस रॉक्स, दूसरी है सेडिमेंट्री रॉक्स और तीसरी है मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिनको हम कायांतरित चट्टानें बोलते हैं। यानी कि इग्नियस रॉक को आग्नेय चट्टान है, सेडिमेंट्री रॉक्स को अवसादी चट्टान है और मेटामॉर्फिक रॉक्स को कायांतरित चट्टानें बोलते हैं। अब हम एक एक करके देखते हैं इनको डिटेल में। इग्नियस रॉक्स क्या होती है? आग्नेय चट्टान है, यानी कि जब भी कोई वोल्केनिक इरप्शन होता है तो वहाँ से बहुत सारा मैग्मा बाहर आता है। जब ये मैग्मा बाहर आता है तो ये ठंडा भी होता है। तो ये ठंडा होने की वजह से जो चट्टानें बनती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। इनको प्राइमरी रॉक्स के नाम से भी हम जानते हैं। और ये 2 तरीके की होती है, एक इंट्रूसिव रॉक्स, एक एक्सट्रूसिव रॉक्स। इंट्रूसिव का मतलब होता है अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान है, यानी कि पृथ्वी के अंदर से जब मैग्मा बाहर निकलता है तो समटाइम्स तो पूरा बाहर आ जाता है, समटाइम्स क्या है अंदर ही वो ठंडा हो जाता है। जब ये अंदर ठंडा होता है तो अंदर का जो टेम्परेचर है, पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे आप जाओगे इसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। तो अंदर क्या है, बाहर के टेम्परेचर से तो ज़्यादा ही रहता है हमेशा। धरती के अंदर जब भी कहीं आप गड्ढा खोदोगे तो उसके अंदर टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। तो ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से जो लावा जो निकल रहा था वो वहाँ पे जो ठंडा होता है अंदर, तो धीरे धीरे ठंडा होता है। जबकि जो ऊपर जब बाहर आ जाता है तो एकदम से ठंडा हो जाता है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर काफ़ी ठंडा होता है हमारी धरती के अंदर की कंपेरिजन में। तो जिसकी वजह से जो अंदर जो इंट्रूसिव जो रॉक्स जो बनती हैं वो क्या है, उनके जो ग्रेन्स जो बनते हैं वो लार्ज ग्रेन्स बन जाते हैं। यानी कि जब ये धीरे धीरे ठंडा होता है तो उस धीरे धीरे ठंडे होने की वजह से जो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं आ पाता है और इसके जो ग्रेन्स जो बनते हैं, जिन पार्टिकल से पूरी की पूरी चट्टान बनती है, वो बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं कि लार्ज ग्रेन्स बन जाते हैं। जिसकी वजह से ये ग्रेनाइट, यानी कि जो हमारी जो चक्की जो होती है जो आटा पीसने वाली, उसके जो पार्ट जो बनते हैं वो भी इसी रॉक से बनते हैं। जैसा कि इस पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे होंगे, ये पूरे का पूरा ग्रेनाइट है। इस ग्रेनाइट की वजह से ही ये पीस पाता है। इसके जो क्रिस्टल्स जो रहते हैं वो काफ़ी मोटे मोटे रहते हैं, क्योंकि अंदर ही ठंडा होता है और अंदर ठंडा होने की वजह से इसके जो क्रिस्टल्स जो बनते हैं वो लार्ज बनते हैं। हम देखेंगे एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव का नाम ही जैसे पता चल रहा है कि बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान है। जब पृथ्वी से लावा बाहर आता है
तो समटाइम्स तो मैंने बता दिया कि अंदर ठंडा होता है, तो कभी कभी ये बाहर आके ठंडा होता है। तो जब वो चट्टानें बनाता है उनको हम बोलते हैं बहिर्वेदीय आग्नेय चट्टानें। बाहर का जो टेम्परेचर ठंडा होने की वजह से एकदम से रॉक्स ठंडी हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो इनके पार्टिकल्स जो बनते हैं वो बहुत ज्यादा पतले बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप बेसाल्ट देख पाओगे, और जो दक्कन प्लेट्यू हमारा भारत का दक्षिण का जो पठार है वो भी पूरा का पूरा बेसाल्ट से ही बना हुआ होता है। इस पिक्चर के अंदर आप देख पाओगे ये अपना पूरा का पूरा बेसाल्ट रॉक्स हैं, और ये हमारा दक्कन प्लेट्यू है जो भारत का जो निचला हिस्सा है, दक्षिण भारत जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर भी पूरा का पूरा ये प्लेट्यू जो बना हुआ है ये पूरा का पूरा इग्नियस रॉक से ही बना हुआ है। और ये भी बहिर्वेदी इग्नियस रॉक्स हैं जिनको हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के नाम से जानते हैं। हम देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी कि अवसादी चट्टानें कौन सी होती हैं। कोई भी रॉक्स जब इधर से उधर टूटती है, या तो हवा की वजह से, या तो पानी की वजह से, या तो नदी में आपने देखे होंगे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर रेत वगैरह, ये सब बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ के ही तो बनते हैं। इस तरीके से क्या है, चट्टानें इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं, या तो नदी के पास या तो समुद्र के अंदर। जहाँ भी नदी अपना पूरा का पूरा मलबा लेके जाती है, वो जहाँ पर भी गिराती है अपनी नदी अपना, जैसे मान के चलो ज़्यादातर तो समुद्र में गिराती हैं बड़ी बड़ी नदियाँ, वो ले जाके अपना पूरा का पूरा समुद्र में छोड़ देती है। जितना भी कंकड़ पत्थर रेत जितना भी सब कुछ होता है वो टूट टूट के आता है और इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे इकट्ठा होते 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 उस पर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। जब उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो अगेन सीमेंटेड हो जाएंगे, यानी कि जितने भी जो पार्टिकल्स थे वो अगेन दोबारा से जुड़ जाते हैं। इस तरीके से वो पूरी की पूरी दोबारा से एक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स या फिर अवसादी चट्टानें। अब जब ये इस तरीके से जुड़ते हैं छोटे छोटे टुकड़ों से बड़े टुकड़ों में, तो इसके अंदर बहुत सारे जो फॉसिल्स हैं वो भी मिलते हैं, यानी प्लांट्स पौधों के अवशेष जो रहते हैं या तो फिर एनिमल्स के जो अवशेष हैं वो भी इनके अंदर क्या है जुड़ जाते हैं। इस तरीके से इनके अंदर बहुत ज़्यादा फॉसिल्स मिलते हैं, यानी कि जो पुराने, इन्हीं से हमको पता चलता है जिन चट्टानों के अंदर देखने से कि कभी इस तरीके के एनिमल्स भी इस पृथ्वी पर रहे होंगे। जैसा कि इस पिक्चर में भी आप देख पा रहे होंगे, ये एक एनिमल है जो कि एक रॉक के अंदर पूरी की पूरी तरह से जुड़ चुका है। यहाँ पे एक प्लांट है, ये प्लांट का एक पत्ता है जो कि इस तरीके से जुड़ गया है इस रॉक के अंदर। ये भी क्या है, पूरी तरह से अवसादी चट्टानें हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, जिनके अंदर इस तरह कुछ भी एनिमल्स के भी पार्ट हो सकते हैं, अवशेष हो सकते हैं, या तो फिर किसी भी प्लांट के अवशेष हो सकते हैं। इस पिक्चर में भी आप देख पा रहे होंगे पूरी एक पत्ती है जो कि इसके अंदर जुड़ चुकी है पूरी तरह से। ये भी एक एनिमल है और ये एनिमल भी पूरी तरह से इसमें जुड़ चुका है इस चट्टान के अंदर। तो इस तरीके से इनके अंदर फॉसिल्स मिलते हैं। कभी भी क्वेश्चन आता है कि फॉसिल्स कहाँ पे मिलते हैं, तो आप क्लियर बता पाओगे कि सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं, यानी कि अवसादी चट्टानों के अंदर फॉसिल्स मिलते हैं। अब ये भी पता चल गया होगा कि फॉसिल बनते कैसे हैं इनके अंदर, क्योंकि ये टूट टूट के बनते हैं तो इनके अंदर क्या है, कुछ जीव जंतु भी चिपक जाते हैं साथ में, और जिनकी प्रेशर की ऊपर की प्रेशर की वजह से इन्हीं के साथ वो जुड़े रहते हैं। हम देखते हैं निर्माण प्रक्रिया कैसे बनते हैं, ये हमने पूरे तरह से देख लिया है वैसे तो, यानी कि अपक्षय और अपर्दन की वजह से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं पहले, फिर परिवहन होता है इनका, यानी कि नदियों के साथ आके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं। फिर निक्षेपण होता है, निक्षेपण यानी कि कहीं भी झीलों में या तो महासागरों में एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं, और इकट्ठा होते होते इनके ऊपर प्रेशर बनता चला जाता है। फिर होता है संघनन और सीमेंटेशन, यानी कि हर एक जो पार्टिकल्स था वो आपस में जुड़ना शुरू हो जाता है, और इस तरीके से पूरा का पूरा जो रॉक का निर्माण कर लेते हैं। इस पिक्चर के अंदर भी आप देख पाओगे ये भी क्या है, एक अवसादी चट्टान है। इनके एग्जाम्पल्स तो मैंने बताया नहीं, इनके एग्जाम्पल्स देख लो आप। एक बलुआ पत्थर हो गया जिनको हम सैंडस्टोन के नाम से जानते हैं, सेल हो गया, चूना पत्थर हो गया, कॉन्ग्लोमीरेट्स हो गया और कोल हो गया। इस पिक्चर में आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आपका सैंडस्टोन हो गया इस तरीके से, ये भी क्या है सैंडस्टोन है पूरा का पूरा, और ये अपना चूना पत्थर हो गया। ये सेल्स होते हैं जो एनिमल्स के ऊपर के जो हिस्से होते हैं ना, जब समुद्र के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं ज़्यादातर उनमें बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं पूरे, तो इनके भी टूट टूट के बनने से भी क्या है पूरा का पूरा ये बना लेते हैं चाक या कोई भी इस तरीके की रॉक बन जाती है। और ये कोयला जो बनता है, कोयला हमेशा पौधों से बनता है, यानी कि पौधे जब अंदर जम जाते हैं और धीरे धीरे उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता चला जाता है, टाइम और प्रेशर की वजह से ये कोयला है पूरा का पूरा, जो पौधे थे वो पूरा का पूरा कोयले में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। शुरू में पीट कोयला बनता है, फिर लिग्नाइट और कोल, लास्ट में कोल बनता है। इस तरीके से पूरा का पूरा ये कोयले बनते हैं। हम देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स को, यानी कि कायांतरित चट्टान है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कायांतरित, यानी कि इसका रूपांतरण हो जाता है। कोई भी या तो इग्नियस रॉक्स या तो सेडिमेंट्री रॉक्स जब ज्यादा अंदर चली जाती है धरती के, तो वहां पर ज्यादा प्रेशर और ज्यादा टेम्परेचर की वजह से इनके कुछ केमिकल स्ट्रक्चर्स में चेंजेज आ जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कि कायांतरित चट्टानें।
ये जो चट्टानें होती हैं ये बहुत ही बढ़िया एकदम मार्बल जो आपने देखा होगा बहुत सारी बिल्डिंग्स में लगा रहता है, तो वहां पर ये सारी की सारी मेटामॉर्फिक रॉक से ही ये ज्यादा प्रेशर की वजह से, ज्यादा कंडेंसेशन की वजह से बहुत ज्यादा सुंदर दिखने में बन जाती हैं। और इस तरीके से जो मार्बल जो बनता है वो भी क्या है, इन्हीं का एक एग्जाम्पल है। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे पूरा का पूरा क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है, जिनको हम कायांतरित चट्टानें भी बोलते हैं। इनके एग्जांपल्स देख लो, जैसे क्ले है जो हमारा, वो चेंज हो जाता है स्लेट के अंदर और लाइमस्टोन हो जाता है मार्बल के अंदर। इस तरीके से पूरा का पूरा ये चेंजेस आते हैं। कायांतरित चट्टाने के एग्जांपल समटाइम्स पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी चीज किससे बनती है। तो इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे जो संगमरमर का जो पत्थर है, जो ताजमहल जो बना है वो भी क्या है, संगमरमर के पत्थर से ही बना है। तो वो है कन्वर्जन चूना पत्थर का, जो कि लाइमस्टोन था वो कायांतरित होकर एक संगमरमर में कन्वर्ट हो जाता है, मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। और जो स्लेट में जो कन्वर्ट होता है वो सेल से, जैसे कि सेल क्या है, एक अपसादी चट्टान है, उसके रूपांतरण से स्लेट बनती है। उसके बाद क्वार्टाजाइट है, ये बलुआ पत्थर के कायांतरण से बनता है। और ग्नीज है, वो ग्रेनाइट जैसी आग्नेय चट्टान से कन्वर्ट होकर बनते हैं। इस तरीके से पूरे के पूरे कन्वर्जेंस होते हैं, जिनकी वजह से ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा प्रेशर की वजह से ये सारे के सारे रूपांतरण हो जाते हैं और बहुत ही सुंदर चट्टानें बना लेते हैं, जो कि हमारे मोन्यूमेंट्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा यूज में आते हैं। और हम देखते हैं रॉक साइकिल। जैसा कि मैंने पढ़ाया, मैग्मा अंदर पृथ्वी के अंदर भरा हुआ है। जब भी ये मैग्मा बाहर निकलता है, अगर ये अंदर ही जम गया तो उसको बोलते हैं हम इंट्रूसिव रॉक्स, अगर ये बाहर आ गया तो उसको बोल देंगे हम एक्सट्रूसिव रॉक्स, यानी कि किसी भी तरीके से प्राइमरी रॉक्स बना लेंगे। ये जो हमारी दोनों तरीके की प्राइमरी रॉक्स हैं, जो कि इग्नियस रॉक्स को हम प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं। तो इसके बाद जब ये टूटता है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सेडिमेंट्स में कन्वर्ट होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और नदी के द्वारा लाके या तो हवा के द्वारा लाके एक जगह पे इकट्ठा करके इनको क्या है, ज्यादा प्रेशर के अंदर ये दोबारा से क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। यही रॉक थी जो शुरू में मैग्मा थी, वही रॉक इग्नियस रॉक्स बनी, इग्नियस रॉक्स से सेडिमेंट्री रॉक्स बनी और सेडिमेंट्री रॉक्स के ज्यादा प्रेशर की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और यही मेटामॉर्फिक रॉक्स जब ज्यादा अंदर चली जाती हैं, डीप हमारी पृथ्वी के, तो ये दोबारा से ज्यादा गर्म होने की वजह से पिघल जाती हैं और पिघलने की वजह से दोबारा से मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती हैं। इस तरीके से पूरा का पूरा ये साइकिल चलती रहती है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये इग्नियस रॉक्स भी डायरेक्टली दोबारा से मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो सकती हैं और मैग्मा में कन्वर्ट हो सकती हैं। और इस तरीके से क्या है, पूरा का पूरा सेडिमेंट्स भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ये पूरा का पूरा कहीं से भी ये पूरी साइकिल ऐसे चलती रहती है हमेशा। ये दोबारा मैग्मा में कन्वर्ट होगी, मैग्मा से दोबारा फिर ये इग्नियस रॉक्स बनेंगी, इग्नियस से फिर सेडिमेंट्स बनेंगे, फिर मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होंगे। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस ये चलती है। इस पिक्चर के अंदर भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा ये टूट टूट के यहाँ पे आती रहती हैं समुद्र के अंदर। यहाँ पे ज्यादा प्रेशर की वजह से सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट होती हैं, फिर हाई प्रेशर की वजह से मेटामॉर्फिक में, देन अगेन मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती हैं जब ज्यादा डीप चली जाती है। तो फिर दोबारा से लावा में निकल के बाहर आ जाती है और इस तरीके से पूरी प्रोसेस ये कंटिन्यूअसली चलती रहती है हमारी। यहाँ पे अपना वीडियो पूरा कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।